हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा का जो 2016 का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर 2017 के पेपर को हमने डिस्कस किया था। ये इसको स्टैटिस्टिक्स 2 भी बोला जाता है, लेकिन इसको स्टैटिस्टिक्स बी का पेपर भी कंसिडर किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम 2016 के पेपर को डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है जी आपका, उसका पार्ट ए, व्हेन पी एंड क्यू, P equals to Q, the binomial distribution is symmetrical। याद रखें, जब P बराबर हो Q के तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर ये इक्वल्स टू Q नहीं है तो ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये फर्स्ट वन जो है इसका सिमेट्रिकल आएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मीन मीडियन मोड, अगर ये तमाम इक्वल हों तो हम उसको कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड सिमेट्रिकल है, और अगर ये आपस में इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि ये आसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। फिर सेकंड है जी, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कंसिस्ट्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड दूसरा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो आपका इन्फरेंस है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर आप एक तो पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं और दूसरा आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन, द हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड इज कॉल्ड, जो हाइपोथेसिस आप टेस्ट करना चाह रहे होते हैं वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। द वेरिएबल विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिपेंड करता है किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यही वजह है कि उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल यानी इन्हिसार करने वाला वेरिएबल हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका इनकम और कंजम्पशन की अगर एग्जांपल ले ली जाए तो कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है इनकम पे। जितनी आमदन ज़्यादा होगी उतनी ही लोग कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे अपनी। तो इस केस के अंदर जो कंजम्पशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर जी, चीज़ केयर वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू, ये पहले भी हम आई थिंक पिछले पेपर के अंदर भी डिस्कस हो चुका है कि ये ज़ीरो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का ये साइन है कि प्लस की तरफ कोई भी आंसर आ सकता है, तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी होता है। फिर ए डैश इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सम पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम सीरीज जो है उसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू सम पीरियड ऑफ टाइम। जो बी है जी वो है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट वन है द नॉर्मल कर्व इज़ नॉट सिमेट्रिकल, तो ये फॉल्स है। नॉर्मल कर्व हमेशा सिमेट्रिकल होती है। अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन ऑलवेज कंटेन लिविंग थिंग्स, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उसका भी हम रिकॉर्ड जो है अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च नीड, हम नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनका रिकॉर्ड भी हम ले सकते हैं। सेंसस के अंदर अलबत्ता जो मर्दमशुमारी है उसमें हम जो एक मुल्क में बसने वाले इंसान हैं उनका हम डाटा जो है वो लेते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन जो है वो कोई भी हो सकती है, तो उसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी आप ले सकते हैं। फॉर अ स्क्यूड डाटा, मीडियन इज़ अ बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन यानी म्यू। तो स्क्यू डाटा के अंदर जो है वो जो आपका मीडियन है वो बाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज अ टाइप 2 एरर। तो ये ट्रू बात है जी, आगे चल के इसका क्वेश्चन भी आएगा। ये ट्रू है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन, जी ये भी ट्रू है
कि ये जिस वक्त आप ओरिजिन को चेंज करते हैं तो ये इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लाइज बिटवीन -3 एंड +3, नहीं ये ऐसा नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो है वो -1 टू +1 की तरफ जो है इसकी रेंज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोरिलेशन कोफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद थर्ड है जी, चूज द करेक्ट आंसर। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहाँ से कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू करती है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर म्यू प्लस माइनस यानी प्लस साइड पे भी हो सकता है और ये माइनस साइड पे भी हो सकता है। तो ये म्यू प्लस माइनस सिग्मा है। अच्छा, उसके बाद व्हेन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ये कैसे है जी कि ये इसका बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है आगे, तो उसमें मज़ीद आपको समझ आएगी कि नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करें जबकि इसकी जो एक्चुअल में ये फॉल्स हो, तो ये टाइप 2 एरर जो है वो कंसिडर किया जाता है। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन variance is known, population variance is known, then confidence interval for mu is, तो x bar प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। ये हम पिछले पेपर में भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो ये वही है। अगर ये अननोन हो तो फिर हम इसकी जगह पे s जो है उसको प्लेस करेंगे। Two attributes are independent if a b equals to a multiplied by b by n। अगर ये बराबर हों दोनों, ये भी हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इवन ची स्क्वायर की वीडियोस के अंदर भी, तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड पार्ट अटेम्प्ट एनी 14 पार्ट्स, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से शुरू होते हैं। यूजिंग द binomial distribution find the probability of 2 success in 6 trials when p equals to 0.6। तो सबसे पहला काम याद रखें बाइनोमियल के अंदर इसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना। आपके पास पैरामीटर्स है क्या क्या, देखें आपके पास सबसे पहले तो n जो है, आपके ट्रायल्स कितने हैं 6, n आ गया 6। अब जो आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो p इक्वल्स टू 0.6 p आ गया। तो p अगर आपको मालूम है तो q पहले भी मैंने बताया q इक्वल्स टू 1 माइनस p, सो q जो है वो 0.4 हो जाएगा। अब आपके पास आपने टेस्ट क्या करना है जी, 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो x आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 2। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, NCX p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। n आपके पास 6 है, x जो है वो आप 2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, p आपके पास है जी 0.6 रेज टू पावर x मीन रेज टू पावर 2, और q इक्वल्स टू n माइनस x, यानी कि n आपके पास है जी 6 और x 2। तो जस्ट पुट द डाटा इनटू द इक्वेशन एंड सॉल्व इट, और ये आपके पास आ जाएगा 0.13824। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज और हैं, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है ये तो एक जैसे ट्रायल्स के ऊपर मुश्तमिल है जिसको हम n से कंसिडर करते हैं, और दूसरी है जी इसकी कि इट हैज़ आइडेंटिकल ट्रायल्स। ट्रायल ये ऊपर भी इनफैक्ट बता चुका है, और नीचे अलग पॉइंट में आप बताना चाहें तो इट्स ओके कि ट्रायल्स जो हैं वो आइडेंटिकल एक जैसे होंगे, और हर ट्रायल जो है वो 2 आउटकम उसके आ सकते हैं, सक्सेस या फेलियर। और सक्सेस को आप P से डिनोट करते हैं और फेलियर को आप Q से। ये ऊपर भी आपको समझ आ चुकी होगी कि P को सक्सेस से और Q को फेलियर से आप डिनोट करते हैं। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, और जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ट्रायल टू ट्रायल कांस्टेंट है, यानी कि एक जैसी है, वो चेंज नहीं होती।
और x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। और आप जो ये अभी ऊपर आपने क्वेश्चन देखा है कि इसके अंदर x आपने किसको कंसिडर किया है, 2 को, यानी कि आप 2 की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे थे। तो जो आपकी सक्सेस जो है उसको आप x से रिप्रेजेंट करते हैं इन ट्रायल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखें, जब भी NP इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 5 हो, या NQ 1 माइनस पी इज इक्वल टू Q, या NQ जो है वो आपका इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 हो, तो उस वक्त आपकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है। फिर उसके बाद है जी, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इक्वल्स टू 46 एंड वेरिएंस इक्वल्स टू 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 46। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो कि हमने लास्ट पेपर के अंदर किया था। तो सबसे पहले बाइनोमियल के अंदर याद रखें, अगर आप बाइनोमियल यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। तो पैरामीटर्स जो हैं आपके मीन इक्वल्स टू, चूँकि NP होता है, वेरिएंस इक्वल्स टू NPQ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ अंडर रूट है। तो आप यहाँ पे मीन है आपके पास NP इक्वल्स टू 46, वेरिएंस इज इक्वल टू NPQ इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले तो हम पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर NPQ इक्वल्स टू NPQ अगर हम लें, याद रखें हर वो क्वेश्चन जिसमें मीन और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन बताए तो आप इसको मत भूलें, NPQ इक्वल्स टू NPQ, ये आपके बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर देगा। अब यहाँ पे आप देखें कि NP आपके पास मीन 46 है और NPQ जो है वो आपके पास 1 है। तो एक तरफ 46 को पुट करें, दूसरी तरफ 1 को पुट करें और Q के लिए सॉल्व कर लें। तो Q इक्वल्स टू 1/46। अगर Q इक्वल्स टू 1/46 है तो P आपको पता है कि वो 1 माइनस P होगा, 1 माइनस Q होगा। P इक्वल्स टू 1 माइनस Q। तो 1 माइनस 1/46 इक्वल्स टू 45/46। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई, यू हैव टू पैरामीटर्स नाउ, वन इज P एंड वन इज Q। P इज 45/46 एंड Q इक्वल्स टू 1/46, बट one thing is missing and that is n. So now we calculate for n. तो अब आप ऐसे करें जी कि अब आप मीन का फॉर्मूला ले लें, NP इक्वल्स टू 46, और देखें आपके पास P आपके पास है, P आपके पास क्या है 45/46। तो 45/46 व्हेन इट गोज टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन ये डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डिवाइड जिस वक्त होगा तो n इक्वल्स टू 47, तो आपके पास n 47 आ गया, और उसके बाद जी आपका आ गया Q जो है वो 1/46 और P इक्वल्स टू 45/46। तो आपके पास तीनों हैं, तो लेस देन 46 है अगर, तो 45 की आप प्रोबेबिलिटी इधर कैलकुलेट कर लें कि क्या है, 45 जो है वो आपका x बन जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज में ये वैल्यूज़ पुट करें और इसको सॉल्व कर लें। तो अगर x जो है जो लेस देन 46, मिसाल के तौर पे 45 को अगर हम लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0.488। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका, इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आर 2 and 0.8 रिस्पेक्टिवली, what would be the standard error if samples of size 4 are drawn with replacement। ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन सैम्पलिंग के जब भी दिए जाते हैं तो याद रखें ये आपको वेरिफिकेशन फार्मूलाज के दिए जाते हैं, और उसके लिए वेरिफिकेशन फार्मूलाज आपको याद होने बड़े ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डाटा लें कि इफ़ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ पॉपुलेशन विच मीन्स दिस मीन इज इक्वल टू म्यू जो कि 2 के बराबर है, और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और सिग्मा स्क्वायर आपके पास है 0.8, और आपके पास सैंपल साइज जो है वो है 4 जो कि लोअर केस n से हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अब विद रिप्लेसमेंट की आप वेरिफिकेशन लगा दें। विद रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन आपके पास क्या है, विद रिप्लेसमेंट में जो वेरिफिकेशन है वो है जी सैंपल वेरिएंस इक्वल्स टू पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर सैंपल साइज।
तो आपके पास सबसे पहले तो आप सैंपल वेरिएंस को कैलकुलेट कर लें, और आपके पास सिग्मा स्क्वायर क्या है जी 8, 0.8, और आपके पास जो n है वो क्या है 4, तो आंसर आ जाएगा 0.2, यानी कि आपकी जो सैंपल वेरिएंस है वो इक्वलेंट टू 0.2 है। अब सैंपल वेरिएंस जिस वक्त आपके पास आ गई तो उसका आप अंडर रूट ले लें, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगी। 0.2 का अंडर रूट है 0.4472। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिफाइन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स देखें आप ये परफॉर्म कर चुके हैं, प्रीवियस पेपर में भी आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट की हुई है, इस पेपर में भी हम करेंगे। तो जस्ट उस प्रोसेस को लिखना है कि वो है क्या। देखें सबसे पहले तो आप सैम्पलिंग के अंदर क्या काम करते हैं जी, सैम्पल्स को बनाते हैं। उसके बाद आप उन सैम्पल्स का क्या करते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर आप उसका सम लेते हैं उन सैम्पल्स का, और सम लेने के बाद आप हर सैंपल के सम का आप मीन कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि ये मीन कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है। तो इस प्रोसेस को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का नाम दिया जाता है। तो इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स फर्स्ट वी मेक सैंपल्स आउट ऑफ पॉपुलेशन either with or without replacement. After that we take the sum of each sample, calculate mean for each sample and make frequency distribution of these sample means, which is called sampling distribution of means. Question number 7, write down formulae of unbiased estimators of population mean, population standard deviation and population proportion. I think ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कहा गया है। तो देखें सबसे पहले अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन जो है सैम्पलिंग के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं किसके बराबर है जी, म्यू इक्वल्स टू सम ऑफ अपर केस एक्स डिवाइड बाय अपर केस एन। उसके बाद पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, वो किसके बराबर है, सम ऑफ अपर केस एक्स स्क्वायर ओवर अपर केस एन माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन स्क्वायर अंडर रूट। और जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है P, उसको P से डिनोट किया जाता है, वो है अपर केस x ओवर अपर केस n। फिर उसके बाद है जी गिवन n इक्वल्स टू 16 और P हैट इक्वल्स टू 0.8, Z अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 1.96, फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P। अब ये आपका आ गया जी किसका, ये आपका एस्टिमेशन का क्वेश्चन है। अब उसके अंदर आप जो फार्मूला है, सबसे पहले तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है उसके अंदर जो फार्मूला है आपका वो पी हैट प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 पी हैट मल्टीप्लाई बाय क्यू हैट ओवर एन अंडर रूट। अब यहाँ पे आपके पास देखें P हैट, ये वही प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि अगर आपके पास P मौजूद है तो आप Q को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इक्वल्स है 1 माइनस P के। तो P हैट जो है वो है 0.8 यानी कि सैंपल मीन, और जो आपके पास Q है वो क्या आ जाएगा जी 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2, और N है आपके पास 16। यहाँ पे आप टी डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में चूंकि 1.96 जेड अल्फा बाय 2 दिया हुआ है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। 1.96 ये आपकी टेबलेटेड वैल्यू है, और आपके पास एन भी मौजूद है, तो तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। एक दफ़ा आपने प्लस कर देना है, एक दफ़ा आपने माइनस कर देना है, यानी कि आपने पॉपुलेशन मीन की एस्टिमेशन करनी है, उसको एस्टिमेट करना है कि वेयर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन शुड फॉल। तो प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे और एक दफ़ा प्लस करेंगे, और प्लस माइनस करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी 0.604 और दूसरी आ जाएगी 0.996। यानी कि आपके सैंपल के अंदर जो प्रोपोर्शन आया है वो है 0.8, और आपका जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो इस रेंज के बीच में आना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। देखें ये हम हाइपोथेसिस में भी कर चुके हैं। एक्सेप्टेंस रीजन वो टेबुलेटेड रेंज होती है, वो टेबुलेटेड वैल्यू है
कि जिसके अंदर अगर आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक या कैलकुलेटेड वैल्यू अगर फॉल करे तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। और रिजेक्शन रीजन वो रीजन होता है कि जिसके अंदर यानी कि वो टेबुलेटेड रेंज है या वो टेबुलेटेड वैल्यू है कि उसके अगर उससे एक्सीड कर जाए आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक या आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, इनमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये वही कुछ पूछ रहे होते हैं जो कि आप कैलकुलेशन के वक्त परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप हाइपोथेसिस जिस वक्त करते हैं परफॉर्म, ची स्क्वायर को ले लें या आप हाइपोथेसिस को ले लें, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक टेबल से वैल्यू देखते हैं और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू उस वैल्यू के बराबर या उससे कम आए तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर उस टेबुलेटेड वैल्यू से आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ जाए तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। आप यही कुछ करते हैं। तो ये वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उसकी रेंज में अगर आ जाए, आपकी टेबुलेटेड वैल्यू की रेंज में आ जाए अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, तो वो रेंज जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस रीजन है और उससे बढ़ के जितनी भी आपका एरिया है वो आपका रिजेक्शन रीजन है। तो व्हाट आर द 4 पॉसिबल डिसीजंस इन अ सर्टेन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एमसीक्यूज के अंदर भी मैं आपको एक दो जगह पे आया तो मैं आपको बता रहा था कि आगे चल के आएगा। तो देखें, 4 हाइपोथेसिस के जो डिसीजन क्राइटेरियाज हैं उसकी 4 पॉसिबिलिटीज हैं। नल हाइपोथेसिस से आप स्टार्ट करें और सीक्वेंस में रहेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपको। पहला ऑप्शन ये बनता है कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं जबकि वो है भी ट्रू, यानी कि आपने जिसको एक्सेप्ट किया इन फैक्ट वो ट्रू है। तो एक तो ये बन जाता है। दूसरा आपका पॉसिबिलिटी क्या है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जबकि इन फैक्ट वो ट्रू हो, यानी कि आपने जिस वक्त हाइपोथेसिस परफॉर्म किया तो किसी भी वजह से वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया नल, लेकिन इन फैक्ट हकीकत में वो ट्रू था। तो इसको हम बोलेंगे टाइप 1 एरर। कहीं भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछा जाए कि टाइप 1 एरर क्या है, तो आप ये बताएंगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना जबकि इन फैक्ट वो ट्रू हो, तो वो टाइप 1 एरर क्रिएट हो जाएगा वहां पे। अब थर्ड कंडीशन क्या है जी कि एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को जबकि दर हकीकत वो गलत था, तो ये आ जाएगा आपका टाइप 2 एरर। फोर्थ कंडीशन आपकी बन जाती है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, कि आपने रिजेक्ट कर दिया जबकि वो हकीकत में भी गलत ही था। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन इज कॉल्ड द पावर ऑफ टेस्ट। ये जो फोर्थ कंडीशन है इसको पावर ऑफ टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा पॉज करके इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। देखें, लीनियर रिग्रेशन जो है ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल वे है टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जिनमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में दो ही वेरिएबल होते हैं, जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है उसके अंदर, जो कि आपका टॉपिक नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो मोर देन 2 होते हैं, उसमें भी डिपेंडेंट एक ही होगा। इंडिपेंडेंट जो हैं वो 2, 3, 4, 5 वो अकॉर्डिंग टू डाटा वो जितने मर्जी हों। लेकिन सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल वे है कि जिसके अंदर आप स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आप कैलकुलेट करते हैं जिनमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की अभी सेविंग कंजम्पशन के एग्जांपल में हमने बड़ी डिटेल से बात की है कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। डिपेंडेंट सिंपली जो डिपेंड करे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर।
अब ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, इसको हम इक्वेशन के अंदर जो शो करते हैं वो हम बोलते हैं y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x, जिसके अंदर y जो है वो आपका y कोऑर्डिनेट है यानी y की वैल्यूज, x जो है वो x कोऑर्डिनेट है यानी x की वैल्यूज, अल्फा जो है वो इंटरसेप्ट है और बीटा जो है वो उसको स्लोप बोला जाता है। तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको वो स्लोप का पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, तो आप कहेंगे जी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मेथड के अंदर स्लोप जो है, जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x है, जिसके अंदर बीटा जो है वो स्लोप है और इनफैक्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है वो स्लोप की वजह से हमें मालूम होती है। इसी तरह आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कोरिलेशन से रिलेटेड है। इंटरप्रेट द मीनिंग व्हेन, आर आपको मालूम ही है कि आर कोरिलेशन का सिंबल है और -1 आर +1 आर इक्वल्स टू 0। लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट पेपर के अंदर भी इस कोरिलेशन रिग्रेशन को हम बड़ा टेक्निकली डिस्कस कर चुके हैं। ये भी वेरिएबल्स के आपस में जो ताल्लुक है उसको डिफाइन करने का एक मेथड है, बिल्कुल जैसे रिग्रेशन है। और इसकी कोरिलेशन की जो रेंज है वो -1 टू +1 है। प्रीवियस पेपर में भी मैंने डिस्कस किया था, एक दफ़ा मैं फिर कर देता हूँ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को R से डिनोट किया जाता है, लोअर केस r। इसके अलावा इसकी 5 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक है जी परफेक्टली पॉजिटिव, एक है परफेक्टली नेगेटिव, एक है 0, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब जो परफेक्टली पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है कि जिस प्रोपोर्शन से एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल भी उसी प्रोपोर्शन के साथ बढ़ रहा है, या एक वेरिएबल जिस प्रोपोर्शन से कम हो रहा है दूसरा वेरिएबल भी उसी प्रोपोर्शन से कम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन। इफ वन वेरिएबल increases or decreases with a proportion and other variable also increases or decreases with equal proportion, then the relationship is called perfectly positive and its outcome will be +1। अब इसी को उलट कर लें कि if one variable increases and other decreases with equal proportion, or we can say if one variable decreases and other increases with equal proportion, then the relationship will be called as perfectly negative relationship. And the answer of this type of relationship is exactly -1. And if two variables have no relation with each other, then coefficient correlation will be 0। तो ये इस 3 जो हैं इनका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x equals to 0.82 and correlation coefficient between x and y equals to 0.97, find regression coefficient x on y। As I defined in previous video that it is the property of correlation coefficient that it is equals to the geometric mean of two regression coefficients, beta y on x and beta x on y। तो हम सिंपली इस रिलेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। जस्ट प्लेस द इक्वेशन हियर, पुट द वैल्यूज, correlation coefficient x on y equals to 0.97, regression coefficient y on x equals to 0.82 and solve for regression coefficient x on y। सिंपली दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, 0.97 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस होल इक्वेशन स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई हो के आपका बन जाएगा 0.9409 इक्वल्स टू this square will be eliminated with root, so 0.82 equals to regression coefficient x on y। This 0.82 is multiplying here with regression coefficient x on y. When it goes to the other side of the equation, it will be divided
and regression coefficient x on y will be equals to 1.147. आगे चलते हैं. What is meant by the independence of attributes? Independence of attributes are discussed several times in previous lectures of association and chi-square, and it is also defined in previous paper and in this paper as well in MCQs. जब एसोसिएशन के अंदर दो एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, which means they have no relation with each other, then equation will be AB equals to A multiplied by B over N. तो इसका मतलब है जी ये कि दो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक दूसरे से ताल्लुक के एतबार से ये इंडिपेंडेंट है. दे हैव नो रिलेशन विद ईच अदर. एंड इफ वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, its answer will be 0. The next question is that what do you understand by the coding of time periods in a time series? Well, in time period analysis, one variable contains values regarding price, production, sales, etc. But जो दूसरा variable है आपके पास वो तो है time. For example, 1997, 1998, 1999, 2000. You cannot use that 1997, 98, 99 as a variable, क्योंकि वो तो टाइम है. सो इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए आप उसकी कोडिंग करते हैं. 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो ये वजह है कि हम टाइम पीरियड एनालिसिस के अंदर हम कोडिंग जो परफॉर्म करते हैं वो टाइम को आप रिप्लेस करने के लिए करते हैं. उसके बाद है जी राइट डाउन नॉर्मल इक्वेशंस फॉर अ फिटिंग सेकंड डिग्री पैराबोला टू द टाइम सीरीज डाटा. सो देयर आर दीज 3 इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला इन टाइम सीरीज. सम ऑफ y इक्वल्स टू एन a प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन है जी आपका सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू बीटा सम ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आप फोकस करें, आप देखें यहाँ से आप बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर जो बीटा है वो बराबर है सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन जो है वो आपकी है सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए अल्फा सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी सम ऑफ एक्स रेज टू पावर 4. फिर उसके बाद ये यहाँ पे बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया इसका टाइम सीरीज का. तो टाइम सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिवन सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, सम ऑफ वाई इक्वल्स टू 245, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 28, सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 66 एंड एन इक्वल्स टू 7. फिट अ लीनियर ट्रेंड. अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखें, चूंकि लीनियर ट्रेंड तो रिग्रेशन के अंदर भी यूज होता है, we also use this linear trend in regression analysis too. So how can we differentiate our question that either it is related to regression or time series? तो याद रखें कि जिस क्वेश्चन के अंदर sum of x equals to 0 होगा, that question is typically related to time series analysis. So there is no need to use regression formulas. Simply क्योंकि टाइम सीरीज के अंदर अल्फा बीटा के फार्मूलाज बहुत सिंपल हैं, रिग्रेशन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड हैं. तो यहाँ पे आप टाइम सीरीज के फार्मूलाज, चूंकि लीनियर ट्रेंड आपको मालूम है y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x है, रिग्रेशन के अंदर भी टाइम सीरीज में भी. तो यहाँ पे याद रखें कि जब भी सम ऑफ x इक्वल्स टू 0 डाटा में दिया गया हो तो फौरी तौर पे आप समझ जाएं कि दिस क्वेश्चन इज टिपिकली रिलेटेड टू टाइम सीरीज एनालिसिस. So you can use here time series formulas rather than regression formulas. So in time series analysis beta equals to sum of x y over sum of x square. यहाँ पे हमने अभी डिफाइन किया. तो sum of x y is equals to 66 and sum of x square equals to 28. Answer is 2.3571 and alpha is simply equals to mean of y. Sum of y divided by n. Sum of y you have 245. And n you have 735. So just put this data into the equation of linear trend, that is equals to alpha plus beta x.
alpha is 35 and beta is 2.3571x. Now we move to the section 3, extensive question paper 2016. So first question is, take all possible sample of size 2 with replacement from the population 12, 14, 16 from sampling distribution of mean and find its mean and variance. So as I defined in the previous question of sampling, that we distribute sampling question into 3 parts. First part is typically related to calculation of sample statistic. Second part is typically related to the calculation of population parameters, and at the end we just verify the result. That is the third part of the question. So in first part, first of all, we are going to calculate the sample statistic, in which first of all, what is the population? Population is 12, 14, 16. Population size uppercase n equals to 3, 1, 2, 3. Sample size 2, lowercase n. And sample space. Sample space tells you that what are the possible samples. So in without replacement case, we use combination NCN, whereas in the case of with replacement, we just simply take the power sample population size raised to power sample size. So n uppercase n raised to power lowercase n. So uppercase n is 3 and lowercase n is 2. So all possible samples are 9. So now what are these all possible samples? First sample will be, because it is the case of with replacement, so 12 and once again 12, 12, 12, 12, 14, 12, 16, 14, 12, 14, 14, 14, 16, 16, 12, 16, 14, 16, 16. So हम उस डिजिट को हम ट्वाइस कंसिडर करेंगे विद रिप्लेसमेंट के अंदर. सो ये तमाम सैंपल्स इसके बने हुए हैं. अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया कि क्या करेंगे जी, हम इनका सम ले लेंगे 12 प्लस 12, 12 प्लस 14, 12 प्लस 16, 14 प्लस 12 एंड सो ऑन. After that we just get the mean of these sums, because there are two observations. So 24 divided by 2, 26 divided by 2, 28 divided by 2, तो ये मीन हमने ले लिए. उसके बाद हम इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे. So what is the least value? 12. After that 13, after that 14, after that 15, after that 16, and just write down the frequency. सिर्फ तादाद इनकी लिख लेनी है आपने. 12 कितनी दफ़ा आया जी? एक दफ़ा, फ्रीक्वेंसी इज़ 1. 13 कितने टाइम आया है? 1, 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी इज़ 2. 14 कितनी दफ़ा आया है? 1, 2, 3, फ्रीक्वेंसी इज़ 3. 15 2 टाइम आया है, फ्रीक्वेंसी इज़ 2. एंड 16 1. आफ्टर दैट we need two more calculations, fx bar or fx bar square. Fx bar simply f multiplied by x bar. 12, 26, 42, 30, 16, sum is 126. and fx bar square, पिछले पेपर में भी मैंने बताया कि ये इसका स्क्वायर नहीं लेना, ये f मल्टीप्लाई बाय x बार स्क्वायर है. तो या तो x बार का स्क्वायर लेके f के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन एक बड़ा सिंपल मेथड आपको मैंने बताया है कि एफ एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स बार इक्वल्स टू एफ एक्स बार स्क्वायर. सो बजाय उस मेथड में आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें. 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 26 मल्टीप्लाई बाय 13, 42 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड सो ऑन, एंड सम इज 1776. जस्ट पुट दीज वैल्यूज इनटू द सैंपल स्टैटिस्टिक फार्मूलाज, और आपके पास जो मीन है सैंपल का वो आ जाएगा जी 14. आपके पास जो वेरिएंस है सैंपल की वो आ जाएगी जी 1.34. उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स. सबसे पहले मीन. तो मीन क्या है जी? आपका सम ऑफ अपर केस x ओवर अपर केस n. सो अपर केस x का सम जो है वो क्या है जी? 42, और 42 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 14. सो 14 इक्वल्स टू 14. वेरिफिकेशन में फर्स्ट वेरिफिकेशन आपको मिल गई.
अब सेकंड वेरिफिकेशन में हम चलते हैं जी। पॉपुलेशन वेरिएंस किसके बराबर है? सम ऑफ अपर केस एक्स स्क्वायर ओवर अपर केस एन माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन स्क्वायर। सो अपर केस एक्स स्क्वायर आपके पास है 596 डिवाइड बाई 3 माइनस 14 स्क्वायर 2.67। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सिग्मा स्क्वायर है आपके पास 2.67 और लोअर केस एन है आपके पास 2, 1.34 इक्वल्स टू 1.34। तो ये है जी आपका सैम्पलिंग का क्वेश्चन। तो याद रखें 3 स्टेप्स में आप इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द सैंपल स्टैटिस्टिक, सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड थर्ड इज टू वेरीफाई द रिजल्ट। अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, फर्स्ट हाइपोथेसिस में n है आपके पास 121, x बार है जी 160। सैंपल वेरिएंस याद रखें, पॉपुलेशन वेरिएंस हमेशा सिग्मा से डिनोट की जाएगी। सैंपल वेरिएंस है आपके पास 3600 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको उन्होंने दिया हुआ है, नल आपने खुद बनाना है। तो फर्स्ट केस के अंदर अल्टरनेटिव अगर है कि म्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 150 तो नल क्या होगा कि ये इक्वल्स टू 150 है, तो इसको आप ले लें नल में, अल्टरनेटिव में और नल में आप ले लें इक्वल्स टू 150। और जब सैंपल साइज बड़ा हो और आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो तो आप सैंपल वेरिएंस को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर एन अंडर रूट। एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ से सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास एन आ गया 121, एक्स बार आपके पास आ गया 160, अल्फा आपके पास आ गया 0.05, म्यू आपके पास आ गया जी 150 और जो आपके पास सैंपल वेरिएंस है वो है 3600। इसका अंडर रूट ले लें आप तो ये 60 आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। स्टेप 1 इज टू राइट डाउन द हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टू 150, अल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल्स टू 150। Second step to write down the level of significance, that is 0.05. Third step is to write down the formula x bar minus mu divided by s over n under root. और fourth step is to calculate the critical vision. 0.05 के ऊपर याद रखें टेबल देखने की भी ज़रूरत नहीं, 1.96 ही आएगी। तो 1.96 जो है जी आपके पास क्रिटिकल विजन है। यानी कि अगर आपकी हाइपोथेसिस जो आप कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू अगर 1.96 या उससे कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस 1.96 से ग्रेटर है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर आप कंप्यूट कर लें इसको। एक्स बार कितना है जी आपके पास 160, म्यू आपके पास कितना है 150 और डिवाइडेड बाय एस कितना है जी 60 और एन आपके पास कितना है 121। Result is 1.834. It is less than 1.96, so you should accept null hypothesis and reject alternative hypothesis. Second केस के अंदर भी ऐसे ही है, n इक्वल्स टू 169 है, जस्ट डाटा की चेंज है थोड़ी सी। x बार 160 है, s स्क्वायर 3600 है और अल्टरनेटिव है म्यू इज ग्रेटर देन 150। अब आपकी चॉइस है, आप या तो ये कह सकते हैं नल में कि इट इज इक्वल्स टू 150 या आप कह सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू और लेस देन 150। आपके पास दोनों चॉइस हैं, दोनों में से कोई भी लिख लें ठीक कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिव में नल में हम ले लेते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 150 और बाकी स्टेप्स बिल्कुल वैसे हैं। आपने जस्ट डाटा को पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर और जो आपकी अल्फा 0.05 टेस्ट स्टैटिस्टिक सेम है वही है, कंप्यूट करें 2.16 और ये आपकी इस वैल्यू से ग्रेटर है। सो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे बिकॉज योर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 2.16 फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये 5 पेयर्स हैं जी, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, याद रखें हमेशा। x हमेशा आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं
और आपने कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंदर या रिग्रेशन के अंदर आपको ये 5 कैलकुलेशंस चाहिए। तो ये तो जो ही क्वेश्चन देखें फौरन इनकी कैलकुलेशंस शुरू कर दें। सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ xy, सम ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ y स्क्वायर, बाकी बातें बाद में। तो ये 5 कैलकुलेशंस आपकी सम ऑफ x इक्वल्स टू 25, सम ऑफ y इक्वल्स टू 30, xy सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, x स्क्वायर इज सिंपली स्क्वायर ऑफ x, y स्क्वायर इज सिंपली स्क्वायर ऑफ y। सो ये सब के आपने सम ले लेने हैं। आपने सम ऑफ x इक्वल्स टू 25, सम ऑफ y इक्वल्स टू 30, सम ऑफ xy इक्वल्स टू 160, सम ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 135, सम ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 190। प्रीवियस पेपर के अंदर मैंने कोरिलेशन का एक और मेथड यूज किया था। इस पेपर के अंदर हम कोरिलेशन का एक और मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अभी बात हुई पिछले पेपर में भी, आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं जिक्र हुआ, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन में जिक्र हुआ कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका एक फार्मूला ये भी है जी कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x और रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। तो हम क्यों ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को पहले कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमने वैसे भी पार्ट 1 में पार्ट 2 में रिग्रेशन कोएफिशिएंट वी ऑल्सो नीडेड। तो हम क्यों ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दोनों को कैलकुलेट करके उनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें, जो कि r के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। दैट इज व्हाई फर्स्ट आई कैलकुलेटेड पार्ट 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ये बराबर है जी आपका सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन मीन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x जो है ये देखें ऊपर सेम है, वही फॉर्मूला है, जस्ट नीचे हमने वी विल यूज y इंस्टेड ऑफ x, सम ऑफ y स्क्वायर माइनस एन y बार स्क्वायर। तो हम पहले तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ एक्स वाई 160 है, 160। एन जो है वो आपका है जी ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, सो एन इक्वल्स टू 5। मीन ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 25, सम ऑफ वाई इक्वल्स टू 30 एंड 25 बाय 5 एंड 30 बाय 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 135, 135 माइनस एन 5 है आपके पास, और x बार जो है 25 बाय 5 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x जो है ये आएगा 1। सिमिलरली रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y विल आल्सो बी 1। सम ऑफ y स्क्वायर 190, बिकॉज अपर इक्वेशन इज सेम एज यू कैलकुलेटेड हियर। तो जस्ट नीचे चेंज आई है, तो सम ऑफ y स्क्वायर 190 माइनस एन 5 है आपका, और y बार जो है 30 बाय 5 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36। तो ये भी इक्वलेंट टू 1 है। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x मल्टीप्लाई बाय रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट इक्वल्स टू 1। और यहां पे इन्होंने कहा जी इंटरप्रेट करना है आपने कोएफिशिएंट कोरिलेशन को, यानी इसका बताना भी है कि इसका मतलब क्या है। तो ये भी अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि +1 का मतलब क्या है। +1 का मतलब है कि देयर इज प्रोपोर्शनल रिलेशन, परफेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। Correlation coefficient r plus 1 means that there is perfectly positive relation between these two variables x and y. Question number 6. Do the following data suggest association between education and sex? Use alpha equals to 0.05. तो ये डाटा है जी आपका, one attribute is sex और gender and another attribute is education. तो वही steps हैं ची स्क्वायर और एसोसिएशन के। First of all, to make the hypothesis, in null hypothesis, you assume that there is no relation between these two attributes, and in alternative hypothesis, you assume that there is relationship between these two attributes. तो पहला स्टेप तो null hypothesis का ये है। सेकंड स्टेप क्या है जी, अल्फा, जो कि उन्होंने बताया हुआ 0.05।
थर्ड स्टेप फॉर्मूला लिखना, ची स्क्वायर का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर ओवर एफ ई। फोर्थ स्टेप इज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले आप टोटल ले लें रोज और कॉलम्स का। देयर इज नो टोटल ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सो यू शुड मेक टोटल ऑफ दीज रोज एंड कॉलम्स। 180 plus 200 plus 70 450, 80 plus 40 plus 30 equals to 150, 180 plus 80 equals to 260, 200 plus 40 equals to 240, 70 plus 30 equals to 100, and that is some either you can take from column totals or row totals. 450 plus 50 equals to 160, or 260 plus 240 plus 100 equals to 600. 450 plus 150 equals to 600, तो that is called subtotal। यहां पे अब आपने क्या करना है जी, these are your observed frequencies FO, and now you are going to calculate expected frequencies। आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 180 है, अब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस 180 की रो का टोटल देखें क्या है 450 एंड इट्स कॉलम टोटल इज 260। 450 multiplied by 260 divided by 600 equals to 195. Now we jump to the observed frequency of 200. Row total 450, column total 240 divided by 600 equals to 180. Now we calculate expected frequency for 70. So row total is 450, column total is 100 divided by 600 equals to 75. And in the same sense you can calculate expected frequencies for these three. 150 divided by 260 divided by 600, 150 multiplied by multiply by 240 divided by 600, 150 multiplied by 100 divided by 600। तो ये आपके पास आ गई। these are 6 observed frequencies and these are 6 expected frequencies। इनको आप इस टेबल में लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल observed frequencies and second expected frequencies। subtract these both, 180 minus 195 minus 15, 200 minus 180 20, and so on. Take the square of these, 15 minus 15 square equals to 225, 20 square 400 minus 5 square 25, and so on। और हर स्क्वायर वैल्यू को आप इसके रिस्पेक्टिव एफ ई के साथ डिवाइड करें। 225 डिवाइड बाई 195 इक्वल्स टू 1.1454, 400 डिवाइड बाई 180 डिवाइड इक्वल्स टू 2.222, एंड सो ऑन, and take the sum। that is your sample statistic। आपके पास आ गई 14.838। ये आपकी कैलकुलेटेड ची स्क्वायर वैल्यू है 14.838। अब आपने लेनी है जी टेबुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन। यहाँ पे क्रिटिकल रीजन जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है जी कि आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक आपके पास क्या, आपका अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कितना है जी, अल्फ़ा 0.05 एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू नो अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा आपके बराबर होती है रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। सो इन दिस क्वेश्चन you have 2 rows and 3 columns. So 2 minus 1 multiplied by 3 minus 1. So your degree of freedom is equals to 2. So go to the chi-square table at 0.05 level of significance. In degree of freedom 2, your value is 5.991. So if your calculated value exceed this 5.991, you should reject your null hypothesis, and if your calculated value falls in this region, you should accept your null hypothesis. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपकी जो वैल्यू है वो क्या है 14.838, which is greater than this 5.991. So your answer falls in critical region. तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट इज इन योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट है जी देयर इज एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड एजुकेशन या जेंडर एंड एजुकेशन. तो आप इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे. तो ये था जी आपका 2016 का पेपर.
और नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे पास जो ही वक्त हुआ तो मैं आपको मज़ीद पेपर भी इसका सॉल्व करके दूंगा. सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू. If you like this video, subscribe, like, share and comment on this video because little appreciation is necessary to work more. Thank you.